नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज हम लोग मैथ्स के अंतर्गत समुच्चय या सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो सेट थ्योरी शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं सीधे। हम लोग आज बात करते हैं किसकी? समुच्चय या सेट थ्योरी। तो वास्तव में जैसे समुच्चय या हमने सेट की बात की, तो समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में सेट कहा जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में यह भी बन जाता है या लघुत्तरी में। तो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया। किसने दिया? जर्मन गणितज्ञ कौन थे? जॉर्ज कैंटर। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया। और कब दिया? इन्होंने 1890 में दिया। एक प्रश्न आपका यहां से बनता है कि समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में हम सेट कहते हैं, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? इसकी अवधारणा सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर महोदय ने दिया। और कब दिया? 1890 में दिया। तो वास्तव में यदि हम कहें कि समुच्चय है क्या, तो समुच्चय को हम परिभाषित इस तरह से करते हैं कि सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम समुच्चय कहते हैं। ये तो सामान्य रूप से हमने चर्चा किया समुच्चय है क्या। अर्थात यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी वस्तु समुच्चय में सम्मिलित है और कौन सी नहीं है। अब यहां जब हम वस्तु की बात करते हैं तो संख्याएं, चित्र, शब्द, अक्षर, हम बात किसकी करते हैं? संख्याएं, चित्र, अक्षर, शब्द, संकेत आदि। ये जितने भी हैं, चाहे वो संख्याएं हो, चित्र हो, अक्षर हो, शब्द हो, संकेत हो, यानी इन सब से को हम गणित की दृष्टि से वस्तुएं मानते हैं। इन सब को हम क्या करते हैं? गणित की दृष्टि में, यानी गणितीय रूप में हम यदि देखें, गणित की दृष्टि से हम इन्हें क्या मानते हैं? हम इन्हें वस्तुएं मानते हैं। तो एक चीज तो ये हो गया कि सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? हम उसी को समुच्चय कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी वस्तु समुच्चय में है और कौन सी वस्तु नहीं है। अब यहां जब वस्तु की बात आई, तो गणित की दृष्टि में वस्तुएं क्या हैं? संख्याएं, चित्र, अक्षर, शब्द, संकेत आदि, यह सभी चीजों को हम वस्तुओं के रूप में बनाते हैं। और जिन वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण होता है, उन्हें समुच्चय के अवयव या सदस्य, एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। तो एक चीज और क्या कि जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है या जिन वस्तुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से
परिभाषित करते हैं कि जो ये वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है, जिनसे क्या बनता है, जिनसे समुच्चय बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जिन वस्तुओं से, यानी उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें समुच्चय के अवयव या इसी को हम कहते हैं एलिमेंट या सदस्य, अर्थात उनको हम मेंबर कहते हैं। तो ये तो समुच्चय के अवयव, उसके एलिमेंट क्या होते हैं और उसके मेंबर या सदस्य। तो जैसे अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हम ये कह दें कि समुच्चय ए बराबर क्या है, 1 2 3। तो अब यहां पर समुच्चय के अवयव कौन है, जिनसे समुच्चय, यानी जिन, अब चूंकि हम बता चुके हैं कि संख्या हो, चित्र हो, अक्षर हो, शब्द हो, संकेत हो, यहां पर अब मान लीजिए इसी तरह हम एक उदाहरण ले लेते हैं, बी के अंदर राम श्याम। तो अब राम और श्याम क्या है, वस्तु है। 1 2 3 संख्याएं क्या है, समुच्चय के लिए वस्तु है गणित की दृष्टि में। तो अब 1 2 3 क्या है, ए समुच्चय का अवयव है या सदस्य है, और बी में राम श्याम क्या है, बी समुच्चय के अवयव हैं या अर्थात उसके एलिमेंट हैं या सदस्य अथवा मेंबर हैं। तो यहां दो चीजें। तो अब यहां पर समुच्चय के अवयव की बात हमने कर लिया, एक उदाहरण से हम और इसको समझ लेते हैं। जब हम समुच्चय के अवयव या तत्व की बात करते हैं, मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 5, ये हमने लिया और यह है समुच्चय बी है। तो अब यहां पर समुच्चय बी के सदस्य या अवयव की जब हम बात करेंगे, किसकी, समुच्चय बी के अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य, उसके एलिमेंट या मेंबर की बात हम करेंगे, तो इसमें कौन कौन है, ए संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो इसके अवयव कौन हुए, 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरह वहां नाम भी हो सकता है, चित्र हो सकता है, जैसे फल की टोकरी है तो फलों का समुच्चय है। अब उसमें कौन कौन से फल हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके अवयव हो जाएंगे। तो अब समुच्चय का सदस्य है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, किसी भी एक को 2 समुच्चय का सदस्य है, किस समुच्चय का। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां ये आप समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि समुच्चय का सदस्य है, समुच्चय का सदस्य है, इसे ग्रीक भाषा के अक्षर, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक भाषा के अक्षर, ग्रीक भाषा के अक्षर, इसी को हम कहते हैं बिलोंग टू। ग्रीक भाषा के अक्षर, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, इस सिंबल को जहां पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बिलोंग टू, या इसे एक और, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ के रूप में से हम प्रदर्शित करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ग्रीक भाषा के अक्षर, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये जो हमारा है इसे हम कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग टू या इज एन एलिमेंट ऑफ। अब
यदि हम एक दूसरा इसी का एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमने एक समुच्चय का वैन आरेख का रूप दिया और उसमें हमने कुछ फलों के नाम लिख दिया, जैसे आम, केला, आम, केला, सेब और तरबूज। अब ये इसका एक समुच्चय है और मान लीजिए यह समुच्चय ए है। तो अब यहां पर आम समुच्चय ए का सदस्य है। आम क्या है? ए का सदस्य है, केला ए का सदस्य है, सेब ए का सदस्य है, तरबूज ए का सदस्य है। तो अब यहां पर मान लीजिए आपको लिखना हुआ कि आम समुच्चय ए का सदस्य है, ए का सदस्य है, ये आपको लिखना है। तो यहां हम कैसे लिखेंगे? आम सदस्य है, यह तो है ना, समुच्चय का सदस्य है, आम सदस्य है, या आम बिलोंग्स टू, आम इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? समुच्चय ए, यानी सेट ए। इसको हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए। इसी तरह संतरा समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। अब अगर हमने कह दिया इसमें संतरा को आप सेट के रूप में आप प्रदर्शित कीजिए, तो इसमें संतरा है? नहीं है। नाशपाती है? नहीं है। तो अब एक नहीं का भी हम उदाहरण ले लेते हैं कि यदि हम ये लिख दें कि संतरा समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि संतरा डज नॉट बिलोंग टू। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? संतरा डज नॉट बिलोंग टू समुच्चय ए, समुच्चय ए। तो इस तरह अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि केला बिलोंग्स टू समुच्चय ए, सेब बिलोंग्स, अब जैसे इसको हम यहां पर लिखते हैं कि सेब बिलोंग्स टू समुच्चय ए, तरबूज बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब मान लीजिए हम कह रहे नाशपाती, तो नाशपाती डज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। हम इसको इस तरह से लिखें कि जैसे नाशपाती के बारे में कि नाशपाती डज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो ये कैसे हम सदस्य को इंडिकेट करते हैं, किस संकेत के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं कि कोई सदस्य उस समुच्चय का एलिमेंट या अवयव या सदस्य है या नहीं। कोई भी वस्तु, वो संख्या, नाम, शब्द, अक्षर, कुछ भी, कोई भी संकेत आदि हो सकता है। तो ये तो एक चीज हुई। अब यहां बात आती है कि समुच्चय को हम लिखें कैसे, उसके लिखने की विधियां कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि समुच्चय लिखने की विधियां। समुच्चय लिखने की विधियां। तो समुच्चय को लिखने की दो विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें दो प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। पहला विधि सार्डियन विधि या सूची विधि। पहली विधि कौन सी है? पहली विधि को हम सूची या सार्डियन विधि कहते हैं, और दूसरी जो समुच्चय लिखने की विधि है उसे नियम विधि या निर्माण विधि कहते हैं। दूसरी विधि को क्या कहते हैं? नियम या
निर्माण विधि। तो अब हम एक एक विधि की बात करते हैं। तो पहले हम सारणीयन या सूची विधि की बात करते हैं। तो पहला विधि कौन सी है? सारणीयन या सूची विधि। तो सारणीयन या सूची विधि में क्या करते हैं कि यहां सबसे पहली चीज, कुछ चीजों को हम समझ लें कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी अंग्रेजी अल्फाबेट जो है उसके कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में हम लिखते हैं। यानी समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े लेटर ए बी सी पी क्यू आर इस तरह हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। दूसरी चीज, उसके जो अवयव हैं या सदस्य हैं, उसके समुच्चय के जो अवयव या सदस्य हैं उसे हम क्या करते हैं? उसे हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अवयवों को के अक्षरों को हम कैसे, जो अक्षर लिखते हैं वो हम ए बी सी एक्स वाई पी क्यू इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज जो समुच्चय से संबंधित जो बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, यानी इन चीजों को अब पता चला कि समुच्चय को हम स्मॉल में कर दिए और अवयव एलिमेंट या उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको कैपिटल में कर दिए तो वो हमारा पूरा लेखन ही गलत हो जाएगा। तो लिखने की विधि में सबसे पहले हम ये जान लें कि समुच्चय को हम किससे, कैपिटल लेटर से करते हैं, और समुच्चय के जो एलिमेंट या मेंबर हैं अर्थात अवयव या सदस्य हैं उन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अक्षर कौन से? अंग्रेजी के अक्षर, वो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, एक से, अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए यह समुच्चय हमारा क्या है? ए है, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू, अब दूसरी चीज समुच्चय लिखने में कि इन सभी अवयवों को, जो भी हमारे अवयव हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको हम मझले कोष्ठक में रखते हैं। यह विशेष ध्यान रखिएगा, उनको हम किस में रखते हैं? उन अवयवों को हम मझले कोष्ठक में रखते हैं। तो अब यहां 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 मझला ब्रैकेट बंद। तो अब यहां दूसरी चीज कि मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और अवयवों को यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए, उन्हें एक दूसरे से पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके बीच में कॉमा या अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी प्रत्येक एलिमेंट को अलग करने के लिए हमने हर जगह क्या किया? कॉमा या उसी को अल्प विराम कहते हैं, वो हमने लगा दिया। अब यहीं पे एक हम और उदाहरण देते हैं कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए ये समुच्चय B है, तो फिर मझले ब्रैकेट में हम इसको रखेंगे। अब अभाज्य संख्याओं जो 20 से छोटी हैं, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कहां से शुरू करते हैं? 2 से। अभाज्य संख्याएं हैं क्या? कि जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से न विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? संख्या 2, 4 कट जाएगी,
सॉरी 3 नहीं, अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगी, 4 कट जाएगी, 5 6 कट जाएगी, 7 8 कटेगी, 9 कटेगी, 9 क्या है 3 से ही कट रही है, फिर 9 के बाद 10 कट रही है, 2 और 5 से कट रही है, फिर हम कौन सी संख्या लेंगे 11, 11 स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेगी, 12 कट जाएगी, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कौन सी संख्या आती है अभाज्य, 17 के बाद 19। तो ये आपका समुच्चय। तो अब यहां पर 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब यहीं पर हम ये बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब मान लीजिए ये सी समुच्चय है, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल्स क्या हैं, वो आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। तो अब यहां पर वह चाहे समुच्चय ए हो, चाहे समुच्चय बी हो, चाहे समुच्चय सी हो, तो हम ये देखते हैं कि ए, बी और सी के सभी अवयव क्या हैं, ज्ञात हैं, सभी अवयव ज्ञात हैं। और इन सभी अवयवों को हमने किसमें रखा, मझले ब्रैकेट के अंदर रखा समुच्चय लिखने की विधि में। फिर उसके बाद हमने अवयवों को अलग करने के लिए यानी एक दूसरे से पृथक करने के लिए उनके बीच में कॉमा या अल्प विराम लगा दिया। तो यही विधि हमारी क्या है, यही हमारी सूची या सारणीयन विधि है। अब इसी को दूसरी विधि की बात हम करते हैं। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि हमारी निर्माण विधि या नियम विधि। समुच्चय लिखने की दूसरी विधि नियम या निर्माण विधि। नियम या निर्माण विधि की जब हम बात करते हैं, अब यहां नियम और निर्माण की जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से हम चलते हैं। जैसे कि 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए हमको लिखना क्या है, 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ए, मान लीजिए समुच्चय ए, तो हम कोई भी एक चर को मान लेते हैं। मान लिया हमने कि z सच दैट, z के बाद हम क्या करते हैं, 2 बिंदी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और इसको पढ़ते क्या है, सच दैट। z एक प्राकृतिक संख्या है। z क्या है, z एक प्राकृतिक संख्या है। z एक प्राकृतिक संख्या है और z लेस देन 100। ये लिखना क्या है, ये लिखने का आशय, ये आपकी नियम या निर्माण विधि है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का समुच्चय।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का समुच्चय, राजधानियों का समुच्चय। मान लीजिए अब इसको, ये B है तो क्या हो जाएगा, B X सच दैट X। अब X क्या है, भारतीय राज्यों की राजधानी है। X सच दैट, यहां जो ये बिंदी है, बिंदी को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो X सच दैट X भारतीय राज्यों की राजधानी है। X क्या है, भारतीय राज्यों की राजधानी है। यह बात हो गया। अब संख्या 5 के सभी अपवर्त्यों का समुच्चय। एक एग्जाम्पल, संख्या 5 के सभी अपवर्त्यों का समुच्चय, अपवर्त्यों का समुच्चय। मान लीजिए ये C है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहां Y सच दैट Y संख्या 5 का अपवर्त्य है। यहां हम कैसे लिखेंगे कि Y सच दैट Y क्या है, संख्या 5 का अपवर्त्य है। संख्या 5 का अपवर्त्य है, ये आपने देख लिया। अब इसी में जब आप आगे बढ़ते हैं, भाई ये तो हमने नियम विधि या सूची विधि की बात कर दी, तो यानी इस तरह की विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, भाई जैसे हमने लिखा 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्या 5 के सभी अपवर्त्यों का समुच्चय। तो अब इस समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर, समुच्चय में हमेशा ध्यान रखिएगा मझला कोष्ठक, तो मझले कोष्ठक के अंदर एक चर x y z p q कुछ भी जो आप मानते हैं, तो एक चर, मझले कोष्ठक के अंदर एक चर लिखकर और समस्त अवयवों का जो उभयनिष्ठ गुण है, तो उन समस्त अवयवों के उभयनिष्ठ गुण के आधार पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो यहां पर हमने वही तो किया कि भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का समुच्चय, तो हमने लिया कि B समुच्चय B इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट के अंदर X सच दैट X। अब X क्या है, भारतीय राज्यों की राजधानी है। वहीं संख्या 5 के सभी अपवर्त्यों का समुच्चय C इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट में Y सच दैट Y संख्या 5 का अपवर्त्य है। तो अब यहां X Y तथा Z के बाद हमने दो बिंदु का उल्लेख किया, जो ये बताया, जो दो बिंदु का उल्लेख किया गया है, इसको X इस प्रकार का है, यानी जैसे हमने लिखा कि X किस प्रकार का है, भाई X को भी तो परिभाषित करोगे, यही तो नियम या निर्माण की बात कर रहे हैं कि X इस प्रकार का है कि भारतीय राज्यों की राजधानी है, या इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं X सच दैट X भारतीय राज्यों की राजधानी। तो यहां दो तरह से कि X इस प्रकार का है कि कहें, या X सच दैट X, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम दोनों विधि का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से हम दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, निर्माण और सारणी या सूची विधि।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में यदि ए भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्रियों के नाम का समुच्चय हो। ए क्या है? यदि ए बराबर भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, अब हमको क्या करना है? इसे सारणी और नियम दोनों विधि से लिखना है। तो यहां ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर भारत के प्रथम 3 कौन? प्रथम 3 प्रधानमंत्री। तो अब भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्री का नाम, भाई जब पूछा जाएगा तो हम उनके नाम ही तो बताएंगे। 3 प्रधानमंत्रियों के नाम, यही तो हुआ। अब सारणी विधि से हम कैसे लिखते हैं? सारणी विधि में बताया गया था कि ए यानी समुच्चय ए इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट में हम तीनों प्रधानमंत्री के नाम लिख देंगे। कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम शॉर्ट में लिख देते हैं JL नेहरू। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी। हमने तीनों प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये सारणी विधि से समुच्चय लिखने की विधि हुई। वहीं अगर हम नियम या निर्माण विधि की बात करें, नियम विधि या निर्माण विधि की बात करें, तो नियम या निर्माण विधि से क्या लिखेंगे? समुच्चय ए बराबर मझले ब्रैकेट में कि x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्री में से एक है। x सच दैट x क्या है? भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्री में एक है। ये हमारा नियम या निर्माण विधि से हमने इसको लिख दिया। अब वहीं इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं तो आपका और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैसे? समुच्चय V क्या है? A समुच्चय V बराबर AEIOU। एक रूप ये भी है समुच्चय V। मझले ब्रैकेट में हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिया। तो अब इसको हम किस रूप में, इसका वर्णन हमको करना है, इसको हम किस रूप में करेंगे? इसका वर्णन, इसमें आपका प्रश्न आया कि इसका वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन हम कैसे करेंगे कि समुच्चय V क्या है? AEIOU, ये सारे वॉवेल्स हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फाबेट के ये वॉवेल्स हैं, उनके स्वर हैं।
तो इसको इस तरह लिखेंगे कि समुच्चय वी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। समुच्चय वी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो यहां कुछ चीजें और हम आप समुच्चय के संबंध में जान लें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर वहां पर गलतियां होती है कि समुच्चय के सारणीयन विधि में किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। यहां किसमें? सारणीयन विधि, या इसी को हम कौन सी विधि कहते हैं? सूची विधि में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाएगा। किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। में किसी भी अवयव को, एलिमेंट को या सदस्य को, अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। यह विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं पर गलती लोग करते हैं। एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, यह विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग संघ पढ़ेंगे, यूनियन की बात करेंगे कि यानी दो समुच्चयों का संघ या यूनियन ऑफ सेट्स की बात हम करेंगे। तो वहां पर जब यूनियन करेंगे तो कई एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो उनको हम रिपीट नहीं करें। ऐसा नहीं है कि इसका और इसमें कॉमन है तो हम दो बार लिखेंगे, नहीं, एक बार। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका शब्द है कमेटी, तो कमिटी की बात हम करते हैं, COMMITTE, ये आपका शब्द है, वर्ड है आपका। तो कमिटी शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब यही प्रश्न आपसे पूछ लिया, इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा? रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या आया? सी के बाद ओ के बाद एम, COM, फिर एम है तो एम को रिपीट नहीं करना है, फिर आई, फिर क्या है? टी दो बार है तो हम एक बार लिख लेंगे, ई दो बार है तो ई एक बार लिख लेंगे। उसके अक्षरों का समुच्चय जो होगा वो COMITE, यही आपका इसका होगा। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान देना है कि यदि सदस्य वे ही हों, मान लीजिए कोई समुच्चय है, उसके सदस्य वे ही हों किंतु उनका क्रम बदल जाए तो भी समुच्चय नहीं बदलता। जैसे हम बात करते हैं, हम क्या कह रहे थे? यदि सदस्य वे ही हों, यदि सदस्य वे ही हों किंतु क्या हो जाए? किंतु क्रम बदल जाए। तो क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता, किंतु क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे A1 2 3, B 2 1
सी में क्या है 3 2 1 कर देते हैं, 3 2 1। अब यहां पर आपके 3 समुच्चय हैं ए बी सी, तो तीनों एक ही समुच्चय प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां यह चीज ध्यान रखिएगा, अगर उनके एलिमेंट्स या उनके अवयव एक ही हैं और उनका सिर्फ क्रम बदल जाता है तो तीनों एक ही समुच्चय प्रदर्शित कर रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों एक ही समुच्चय प्रदर्शित कर रहे हैं। तीनों एक ही समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे। अब यहां पर यदि इसकी बात हमने कर लिया, समुच्चय वह एक ही है, 1 2 3 है, 2 1 3 है, 2 3 1 है, 3 2 1 है, 3 1 2 है, तो इसके समुच्चय नहीं बदलता। क्रम के बदलने से यानी सदस्य वही हैं किंतु क्रम बदल जाता है तो वह समुच्चय तीनों एक ही समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय में ही, अगले क्रम में हम बात चल रहे हैं कि समुच्चय की सदस्य संख्या। अभी तो हमने बात किया समुच्चय और लिखने की बात की, अब हम समुच्चय के सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं कि उसके समुच्चय में कितने सदस्य हैं। समुच्चय की सदस्य संख्या। अब इसके लिए सीधे सीधे हम आपको बता दें कि यदि समुच्चय S में m सदस्य हैं, यदि समुच्चय S में m सदस्य हों तो, यदि समुच्चय S में m सदस्य हों तो क्या हो जाएगा, समुच्चय की सदस्य संख्या, तो समुच्चय की सदस्य संख्या क्या होगी, समुच्चय की सदस्य संख्या NS इज इक्वल टू M, NS इज इक्वल टू M। अब यहां हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, A बराबर क्या हो गया 2 4 6, A बराबर 2 4 6 की सदस्य संख्या, हमको ज्ञात करना है। A बराबर 2 4 6, तो यहां NA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी M कौन कितने सदस्य हैं 1 2 3 हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, कि B, हम बात कर लें B, इसमें है A B C, तो इसमें NB का मान कितना होगा, जल्दी से इसका उत्तर निकालिए और हम आपको इसका उत्तर तो यहां NB यानी समुच्चय B में सदस्यों की संख्या कितनी है 1 2 3, यहां पर भी 3 है और NA का मान भी कितना है 3 है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि NA इज इक्वल टू NB, ये तो हम लिख सकते हैं NA इज इक्वल टू NB, यही तो हुआ। तो ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो, ऐसे जैसे यहां दो समुच्चय, एक A है और दूसरा B, दोनों की सदस्य संख्या समान है, तो ऐसे समुच्चय
जिनकी सदस्य संख्या समान हो परंतु सदस्य अलग अलग हों, पृथक पृथक हों, तो वो समतुल्य समुच्चय होते हैं। ये भी आपका समतुल्य समुच्चय। अभी आगे हम आपसे सम समुच्चय की भी बात करेंगे, समतुल्य और सम तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहां भी आप समतुल्य समुच्चय की बात कीजिए कि ऐसे समुच्चय, इसको परिभाषित कर लेते हैं कि ऐसे समुच्चय, जैसे यहां दो समुच्चय हमने लिया था ए बी, दोनों में सदस्य कितने हैं? 3 हैं। तो ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो, सदस्यों की संख्या यानी उनके मेंबर्स या उनके एलिमेंट्स या अवयव, हम सदस्य कहें या अवयव कहें, जिनकी सदस्य संख्या क्या हो? जिनकी सदस्य संख्या समान हो, किंतु यहां पर 2 4 6 है, यहां पर ए बी सी है, तो दोनों में सदस्य क्या है? किंतु सदस्य अलग अलग हों, किंतु सदस्य अलग अलग हों, क्या होते हैं? समतुल्य समुच्चय होते हैं। कैसे होते हैं? समतुल्य समुच्चय होते हैं। तो ये आपका एक चीज निकल के आ गया। इस पर भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं। 2 नंबर में भी आपको पूछ सकता है कि समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो समतुल्य समुच्चय कौन कौन होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो किंतु सदस्य पृथक पृथक हों, अलग अलग हों, तो वे समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं। तो आज समुच्चय में इतना ही, और कल हम लोग बात करेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। धन्यवाद। वंदे मातरम।